The Stationery Shop of Tehran, Chapter 18, 1957, वैकल्पिक योजना। लगभग हर दिन मैं काम से घर लौटते समय बेहरस्तर चौक से होकर गुजरता हूँ। लाल कपड़े पहने एक महिला फव्वारे के पास खड़ी रहती है, बिल्कुल स्थिर। उसकी आंखों में काजल लगा है, उसके बाल उलझे हुए हैं और सूखे हैं। लोग कहते हैं कि जब से उसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया है, तब से उसने अपने कपड़े नहीं बदले हैं और वह हर रोज वहां आती जाती है, बेचारी अकेली आत्मा। मुझे उस चौराहे से नहीं जाना चाहिए। घर जाने के और भी रास्ते हैं, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। मैं फिर से तड़प और पछतावे से भर गया हूँ। समय को पीछे मोड़ने की एक अंतहीन इच्छा। मुझे स्टेशनरी की दुकान में तुम्हारी आंखों का वो भाव याद है, जिस दिन हम मिले थे। मुझे तुम्हारे जूते याद है। मुझे याद है कि तुम्हारे साथ रहकर मैं पहले से कहीं अधिक खुश हुआ था। माँ के मिजाज में उतार चढ़ाव कम हो गए हैं। वह शांत है, लेकिन कुछ ज्यादा ही शांत। पहले की तरह भयंकर क्रोध और गुस्से में भड़कना लगभग बंद हो गया है, लेकिन उनमें से एक तरह की पुरानी उदासी छा गई है। अब वह चुपचाप अपने अंदरूनी जख्मों को सह रही है। श्री फखरी की मृत्यु ने उन्हें बहुत गहरा आघात पहुंचाया है। रोया जून, काश तुमने अपना मन ना बदला होता। काश उसकी मानसिक स्थिति उसके लिए सहनीय होती। लेकिन आपने यह फैसला कर लिया था। तो मेरा देह का जाना तय है। साह का नियंत्रण बढ़ता जा रहा है। अगर मैं जवान होता तो शायद भड़क उठता और लड़ना चाहता, लेकिन अब मैं लड़ाई से थक चुका हूँ। तख्ता पलट को 4 साल हो गए हैं। लोग नेता के चले जाने का शोक मना रहे हैं, लेकिन मुझे तो बस तुम्हारी कमी खल रही है। मुझे नहीं पता कि जहांगीर ने आपको क्या बताया था या नहीं, कि मेरे पिता का निधन लगभग 1 साल पहले हो गया था। वैसे मुझे बहुत खुशी है कि आप और जहांगीर कभी-कभी फ़ोन करते हैं। यही एक तरीका है जिससे मुझे आपकी खबर मिलती है। हमने मेरे पिता का छोटा-सा अंतिम संस्कार किया। माँ ने बड़े ही सुंदर नियंत्रण पत्र लिखे और उन्हें सभी परिवार वालों को भेजा, जिसने इतने सालों से हमसे दूरी बनाए रखी थी। उन्होंने मेरे पिता से पढ़ना लिखना सीखा था। उनका परिवार गरीब और अनपढ़ था। उनका परिवार पढ़ा लिखा था। उनकी शादी ने सामाजिक भेदों को तोड़ दिया। यह मेरे पिता के परिवार के लिए एक कलंक था। इस फैसले के कारण उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था, लेकिन वे उनसे प्यार करते थे। मुझे पता है कि वे उनसे प्यार करते थे। वे उनसे तब भी प्यार करते थे जब वे छोटी थी। वे उनसे तब भी प्यार करते थे जब उन्होंने असहनीय दुख झेला, और उनके अवसाद के समय में भी उनसे प्यार करते थे, जो मैंने उन्हें देने का भरसक प्रयास किया है। भले ही कई बार यह कितना कठिन हो जाता हो। मुझे लगा कि तुम भी उससे प्यार करने लगोगी। इन सब के बावजूद दूसरे लोग मेरे पिता को कमजोर समझते थे, लेकिन अब मैं नहीं समझता। वे बुद्धिमान और समर्पित थे। उन्होंने निष्पक्ष रहने की पूरी कोशिश की। कई मायनों में वे हमारे समाज के पितृसत्तात्मक व्यवस्था में फिट नहीं बैठते थे। वे मेरी माँ का सम्मान करते थे। उन्होंने उनके दुखों और मनोदशाओं में उनका साथ देने की कोशिश की। उन्होंने कठोर शब्दों से उनका न्याय नहीं किया, जिस तरह से हमारी संस्कृति उन लोगों को अंकित करती है जो अपनी मानसिक स्थिति से जूझ रहे हैं, क्योंकि उन दोनों ने अपने वर्ग के बाहर शादी की थी। इसलिए मैंने हमेशा सोचा था, हालांकि मूर्खतापूर्ण तरीके से, कि मेरी माँ प्यार का सम्मान करेंगी। प्रेम के लिए विवाह करना, मुझे पता है कि कुछ लोग इसे रोमांटिक बकवास समझते हैं। हमारे अपने कवियों ने प्रेम पर बहुत कुछ लिखा है, और अमेरिकी फिल्में तो प्रेम के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। लेकिन बेशक आज भी विवाह को सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने या बनाए रखने का एक अनुबंध के रूप में देखने की परंपरा कायम है। जब मैं तुमसे मिला तो मैं पूरी तरह से डूब गया। मुझे बस तुम ही दिखाई देती थी। मैंने तुम्हारे साथ भविष्य की कल्पना करने की हिम्मत जुटाई। जैसे जैसी हमारी योजनाएं पक्की होती गई,
मेरी उम्मीदें बढ़ती गईं। मुझे तुम्हारे सिवा कोई और नहीं जूझ रहा था। लेकिन मेरी माँ साहला पर ही अड़ी रहीं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब मैंने उन्हें बताया, तो वह सुलेख कर रह गईं। मैं इसे कभी नहीं भूलूँगा। अक्षरों की नकल करने से उन्हें सुकून मिला और डॉक्टर ने उनकी घबराहट कम करने के लिए ऐसा करने की सलाह दी। एक पल के लिए उनके चेहरे पर कोमलता का भाव आया, लेकिन फिर वह सख्त हो गई। बस करो, उसने कहा। ये बकवास बंद करो। हमारी आर्थिक स्थिति डमाडोल थी। हालांकि मेरी माँ समुद्र किनारे बने हमारे विला में डींगे बहाना पसंद करती थी। मुझे पता था कि उनकी डींगे आपको परेशान करती थी। जब वह आपके सामने हमारी संपत्ति के बारे में ऐसी बातें करती थी, तो मुझे शर्म से पिघल जाने को मन करता था। आज भी जब मैं उनके द्वारा आपसे कही गई कुछ बातों के बारे में सोचता हूँ, तो मेरा मन करता है कि मैं गायब हो जाऊं। लेकिन सच्चाई यह है कि मेरे पिता को पदोन्नति नहीं मिली। उनकी इंजीनियर की नौकरी में कोई तरक्की नहीं हुई। हालांकि वह एक धनी परिवार से थे, लेकिन मेरी माँ से शादी के बाद उनके रिश्तेदारों ने उन्हें ठुकरा दिया। वह उनसे कभी किसी तरह की मदद, आर्थिक मदद नहीं मांग सकते थे। वर्षों से मेरी माँ की मानसिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी। राज्य की स्थिति ने उनके रिश्तेदारों से बचने का और भी एक बड़ा कारण बना दिया, क्योंकि जितनी बार उनकी बहनें हमसे मिली, उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि उसकी बीमारी ने केवल इस बात की पुष्टि की कि वह शुरू से ही बीमार थी। साहला का परिवार शाह और उसके अपने जाथर की शक्तिशाली स्थिति के कारण समृद्ध था, और मेरी माँ को उससे शादी करना मददगार, बल्कि लगभग बिल्कुल जरूरी लगता था। मेरी माँ कहती थी कि वे कपड़े और मोती पेरिस से खरीदते हैं, मानो मुझे इन बातों की जरा सी भी परवाह हो। मुझे अपने देश की चिंता थी। मैंने हमेशा देश का समर्थन किया, क्योंकि उन्होंने प्रगति, लोकतंत्र और स्वायत्त का वादा किया था। मुझे शाह का विदेशी के सामने झुकना और रीढ़ विहीन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। मैं हमेशा देह के स्वतंत्र साहस की प्रशंसक था। खैर, मैं विषय से भटक रहा हूँ। संक्षेप में कहे, साला मेरे भविष्य के बारे में मेरी सोच में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती थी। आपने किया जब मुझे तुम्हारा आखिरी पत्र मिला, जब तुमने कहा कि तुम मेरे साथ जीवन नहीं बिताना चाहती, कि मेरी माँ की हालत तुम्हारे लिए असहनीय थी, कि तुम इस मानसिक अस्थिरता वाले परिवार में शादी नहीं कर सकती। मैं क्या कर सकता था? मैं अपने परिवार को तुम पर थोपने वाला नहीं था। मैं उनकी हालत नहीं बदल सकता था, चाहे मैं कितना भी चाहता। रोया जून, तुम्हारे द्वारा उन्हें और मुझे ठुकराए जाने से मुझे बहुत दुख हुआ। मैं क्या कह सकता था? वह मेरी माँ है, और ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वह हमारे जीवन से बाहर हो। मैं तुम्हारे सपनों को तोड़ना नहीं चाहता था। मुझे तुम्हें जाने देना पड़ा। तुम मुझे देखना नहीं चाहती थी, और मैंने इसका सम्मान किया। काश मैं तुम्हारे लिए और ज्यादा संघर्ष कर पाता। काश मैं तुम्हें यह दिखा पाता कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। मैं तुम्हें उनके अतीत के बारे में और उनके इस रूप के पीछे के कारणों के बारे में बता पाता। लेकिन मुझे बहुत शर्म आ रही थी और बहुत दुख भी हो रहा था। जिस दिन जहांगीर ने मुझे बताया कि तुम चली गई हो, मुझे ऐसा लगा मैं कैलिफोर्निया के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन रोया जून, यह कितना अद्भुत है कि तुम नौकरी ग्रांट, लॉरेन बैकॉल, हम्फ्री बेगार्ड, अर्नेस्ट हेमिंग्वे और राष्ट्रपति आइजनहावर की धरती पर हो। मेरे पास नाम लेने के लिए अमेरिकी बचे नहीं हैं। मैं CIA का जिक्र नहीं करूंगा। मैं अच्छा बनूंगा। हालांकि यह सोचकर मेरा खून खौल उठता है कि हमारे तख्ता पलट में उनका हाथ था। मैं अमेरिका में तुम्हारे लिए खुश होना चाहता हूँ, और मैं हूँ भी। तुम्हारे नए घर की सरकार ने हमारे साथ क्या किया, यह साबित हो गया। एक दिन दुनिया को पता चलेगा कि वहां की सरकार ने
यहाँ की हमारी सरकार को उखाड़ फेंका। किस लिए? जान-माल का नुकसान, लोगों की पीड़ा। क्या यह सब इसके लायक था? मुझे 1953 में हमारे साथ घटी घटनाओं का कारण कभी समझ नहीं आएगा। मेरा मतलब है, सिर्फ तुम्हारे और मेरे लिए। पूरे देश की तो बात छोड़ो ही। अगर मैं 100 साल तक जीवित रहूं, तो भी मैं इससे पूरी तरह से आत्मसम्मत नहीं कर पाऊंगा। मुझे लगता है कि इस देश में हमारी स्थिति हारी हुई है। उस गर्मी में हमारी पीढ़ी ने क्या सीखा? कि भले ही हम राजनीतिक बदलाव लाने के लिए सही काम करें, एक ही दिन में, एक ही दोपहर में, विदेशी ताकतें और भ्रष्ट ईरानी इसे पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। मैंने मोदार्द माह की 28 तारीख की घटनाओं के क्रम को बार-बार दोहराया है। आज भी मैं तुम्हें उस चौक पर देखना चाहता हूँ, तुम्हें अपने पास महसूस करना चाहता हूँ, तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। हम विवाह एवं तलाक कार्यालय जाने वाले थे। मैंने कार्यालय पहुँचने का समय भी तय कर लिया था। जिस क्लर्क से मैंने बात की थी, उसने कहा था कि वह कागज़ात तैयार रखेगा। जहांगीर ने आपको बताया ही होगा कि अब मैं पेट्रोलियम कंपनी में काम करता हूँ, पूंजीवाद के पहियों का एक और पुर्जा। हम हमेशा अपनी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते। हम बचपन में ही यही बनना चाहते थे। यह तो पक्का है, श्री फखरी, अल्लाह उनकी आत्मा को शांति दे। मुझे वह लड़का जो दुनिया बदल देगा कहकर पुकारते थे। मैं अपने उस आदर्शवादी बचपन को याद करता हूँ और मुझे शर्मिंदगी से ज़्यादा दुख होता है। काश मैं जीवन के हर कोने से उदासी को मिटा पाता। मैं यह स्वीकार करना चाहता हूँ कि आपने जो भी निर्णय लिए, वे किसी कारण से लिए। आखिरकार आप एक वैज्ञानिक महिला बनेंगी। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, सचमुच। और रोया जून, मानो या ना मानो, मैं इस सर्दी में पिता बनने वाला हूँ। मुझे लगा था कि माँ यह खबर सुनकर खुश होंगी, लेकिन वह आश्चर्यजनक रूप से चुप और गुमसुम है। ईश्वर की कृपा से जब बच्चा पैदा होगा, तब तक मुझे चौक पर तुम्हारा इंतजार करते हुए 4.5 साल हो चुके होंगे। थैंक यू।